देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। राज आज अपने उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव से निकलकर चेन्नई के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लिया। उसके माँ पिताजी का सपना था राज को इंजीनियर बनता हुआ देखना। 2 दिन के रेलगाड़ी के सफ़र के बाद राज चेन्नई पहुंचा था। अजनबी जगह और अजनबी लोग। राज पहले तो घबराया, पर कुछ देर कॉलेज में घूमने के बाद राज को कुछ हिंदी भाषी लड़के मिले। थोड़ी देर में राज उनसे घुल मिल गया। राज को हॉस्टल में कमरा लेना था, इसलिए वो कुछ लड़कों के साथ वार्डन से मिलने गया, पर वार्डन ने बताया कि कमरे खाली नहीं हैं। तो राज परेशान हो गया। दोस्तों से बात करने पर पता चला कि पास ही में एक बॉयज़ हॉस्टल है जो काफ़ी सस्ता भी है, पर एक दिक्कत थी, हॉस्टल के पास एक कब्रिस्तान था। राज ने सोचा अगर कम पैसे में कमरा मिल जाता है तो सही होगा और उन बचे पैसों की ज़रूरत से कुछ सामान ले लूँगा। राज बॉयज़ हॉस्टल पहुँचा और वहाँ के इंचार्ज से बात कर ली और कमरा देखने लगा। कमरा तो अच्छा था, पर कुछ बातें अजीब थी, जैसे बहुत ज़्यादातर कमरे खाली थे और जो लड़के थे वो भी सारे हिंदी भाषी। राज को दूसरी मंजिल पर कमरा मिला था, क्योंकि सबसे नीचे वाली मंजिल पर हॉस्टल इंचार्ज का सामान था और पहली मंजिल पर कमरे में कुछ दिक्कत थी और बाकी कमरों में लड़के थे। दूसरी मंजिल पर 5-6 ही लड़के थे। राज अपने कमरे में गया तो देखा कि वो अकेला था उस कमरे में। राज फ्रेश होकर खाना खाया और बाकी लड़कों से बात करने लगा। एक लड़के ने बताया कि रात में उसे अजीब अजीब आवाज़ें आ रही थी। राज ने सोचा कि पीछे कब्रिस्तान है और उसके पीछे जंगल, तो जंगली जानवरों की आवाज़ होगी। सभी से मिलकर राज अपने कमरे में आ गया। रात का समय हो रहा था, तकरीबन 1 बजे होंगे। राज को अनजान जगह पर होने के कारण नींद नहीं आ रही थी। अचानक हॉस्टल में लड़कों के बीच बातचीत की आवाज़ें गूंजने लगी। राज ने सोचा कि शायद लड़के अभी तक जाग रहे हैं। राज दरवाज़ा खोलकर बाहर निकलने ही वाला था कि अचानक कोई उसका दरवाज़ा ज़ोर से पीटने लगा। राज ने सोचा कि शायद कोई मस्ती कर रहा है, तो उसने दरवाज़ा खोल दिया तो देखा कि कोई तेज़ी से भागा और छत से कब्रिस्तान की ओर कूद गया। राज की तो हालत ख़राब थी। अभी वो संभलने की कोशिश कर ही रहा था कि अचानक एक लड़का दौड़ता हुआ आया और कमरे में चिल्लाते हुए घुसा। राज जैसे ही कमरे में गया तो देखा वो लड़का पंखे से लटका हुआ था। राज कमरे से भागा और बचाओ बचाओ चिल्लाने लगा। दौड़ता हुआ वो सीढ़ियों से नीचे गया और बेहोश हो गया। सुबह वो जब उठा तो अपने सारे दोस्तों को उसके घेर कर खड़े हुए थे। राज से जब पूछा गया कि वो सीढ़ियों से नीचे क्या कर रहा था, तो राज डर से बता नहीं पाया। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। सभी दोस्त उसे खुद का ख्याल रखने को बोलकर चले गए, पर एक लड़का रेहान, जो दूसरी मंजिल पर ही रहता था, वो रुका रहा। रेहान ने कहा कि ये चीज़ें वो 2 रातों से देखता आ रहा है, पर किसी को बता नहीं पा रहा। राज ने पूछा कि जो घटनाएं रात में हो रही हैं उसके पीछे का क्या कारण है। रेहान ने बताया कि उसने सुना है कि 2 साल पहले एक लड़का डेविड तुम्हारे ही कमरे में रहता था। उसके साथ रैगिंग हुई थी। डेविड तनाव को बर्दाश्त नहीं कर पाया और तुम्हारे कमरे में ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उसकी लाश पीछे कब्रिस्तान में दफन है। राज को रात वाली घटना याद आ रही थी। राज अपने कमरे में जाने से भी डर रहा था। रेहान के साथ वो उसके कमरे में गया और अपना सारा सामान लेकर रेहान के कमरे में चला गया। राज कॉलेज पहुंचा। कुछ तीसरे वर्ष के छात्रों ने राज को पकड़ लिया
और कॉलेज के कमरे में ले गए। उस कमरे में और भी छात्र और छात्रा थे। सभी को कुछ ना कुछ काम दिया गया था। राज पहले ही डरा हुआ था और उसे डरा हुआ देख तीसरे साल के छात्रों ने और रैगिंग की। राज मानसिक दबाव से जूझने लगा था। राज ने कुछ विषयों का क्लास लिया और फिर हॉस्टल आ गया। शाम का समय हो रहा था। रेहान अभी तक कॉलेज से नहीं आया था। राज नहाकर बाथरूम से निकला और सामान को सही रख ही रहा था कि अचानक उसको बाथरूम से कोई निकला और खिड़की से कूदकर कब्रिस्तान में चला गया। राज जल्दी से खिड़की से बाहर देखा तो वो लड़का खड़ा मुस्कुरा रहा था और उसकी गर्दन एक तरफ झुकी हुई थी। राज की तो जैसे सांसें ही रुक गई। राज इंचार्ज से बात करना चाहता था, पर हॉस्टल का इंचार्ज महीने में एक बार ही बस कमरों का किराया लेने आता था। राज पहली मंजिल पर गया और लड़कों को बात बताई जो उसके साथ हुई। लड़कों ने कहा कि हमें तो ऐसा कभी कुछ नहीं दिखा, हो सकता है तुम्हारा भ्रम हो। राज उनके पास से आ गया और रेहान के आने की इंतज़ार करने लगा ताकि आगे की योजना बना सके। पर रेहान रात 11 बजे आया और आते ही सो गया। राज उससे बात करना चाहता था, पर रेहान के आते ही सो जाने के कारण नहीं कर पाया। रात के 12 बजे थे और पहली मंजिल के किसी लड़के को बाथरूम जाना था। वो लड़का बाथरूम से आ रहा था कि अचानक उसे चीखने की आवाज़ सुनाई दी। सारे लड़के बाहर आए तो देखा दूसरी मंजिल पर रेलिंग से रेहान की लाश लटक रही थी। सारे लड़के दूसरी मंजिल पर गए और राज को जगाया। राज कमरे से बाहर आया और रेहान की लाश देखी। राज कमरे में भागा तो देखा रेहान नहीं था। पुलिस आई और आत्महत्या बताकर लाश लेकर चली गई। सुबह हॉस्टल का इंचार्ज आया तो राज ने उससे बात की। राज कमरा पहली मंजिल पर जाता था। इंचार्ज ने कहा कि ठीक है, वो देखता है कि वो क्या कर सकता है। राज को तत्काल दूसरी मंजिल के अलग कमरे में भेज दिया गया। राज कॉलेज गया और आज फिर उसके साथ रैगिंग की गई। राज का मानसिक तनाव बढ़ चुका था। रैगिंग करने वाले लड़कों में सबसे प्रमुख था रॉकी। जूनियर लड़कों को परेशान करना उसे बहुत पसंद था। राज को रॉकी ने रात में कब्रिस्तान जाकर सेल्फी लेने का काम दिया। राज डर तो रहा था, पर रैगिंग के डर से कब्रिस्तान में एक सेल्फी लेकर आया। शाम का समय था और जब राज ने रॉकी को वो सेल्फी दिखाई तो रॉकी के पसीने छूट गए। रॉकी को उस फोन में रेहान दिख रहा था जो रॉकी को घूर रहा था। रॉकी ने राज को जाने को बोला और अपने कमरे में आ गया। रात का समय था। राज सो रहा था, तभी उसे लगा कमरे में कोई है। राज ने जब आंख खोलकर देखा तो वह रेहान उसे देख रहा था। राज चिल्लाना चाह रहा था कि रेहान गायब हो गया और राज की आंखें लाल हो गई। सुबह पुलिस आई थी क्योंकि आज दूसरी मंजिल पर रेहान के कमरे में रॉकी की लाश लटकी हुई थी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। मौसी के घर आए हुए आज हम दोनों भाइयों को करीब 4 दिन बीत चुके हैं। गर्मियों की छुट्टियां अभी भी बहुत बाकी है। हम तो ये पहले से ही तय करके आए थे कि 10-12 दिन आराम से मौसी के घर में रहेंगे, पर हमारी इस सोच पर पानी तब फिर गया जब एक दिन अचानक मौसी के घर पर हमारे घर से चिट्ठी आई। चिट्ठी पढ़कर हम काफी परेशान हो गए क्योंकि उस चिट्ठी में लिखा था कि घर पर दादाजी की तबीयत अचानक से बिगड़ गई है। साथ ही उन्होंने ये भी लिखा था कि हमें लाने के लिए वो हमारे पास एक ठेला गाड़ी वाले को भेजने वाले हैं जो कि दोपहर तक यहाँ यानी मौसी के घर पर पहुंच जाएगा। खबर सुनकर हम दोनों भाई
काफी परेशान हो गए और क्योंकि बात काफी गंभीर थी इसलिए मौसी जी ने भी हमें नहीं रोका, जिसके बाद हम दोनों भाई फटाफट अपना सामान समेटने लगे और दोपहर का खाना खाकर उस ठेले वाले के साथ अपने गांव की ओर निकल पड़े। ठेले वाला हमारे गांव का ही था, उसका नाम बिरजू था। हम लोग उसे बिरजू काका कहकर बुलाते थे। खैर, चूंकि मौसी के यहाँ से हमारा गांव काफी दूर था तो हो सकता है वहां पहुंचते पहुंचते हमें रात भी हो जाए, और क्योंकि उस जमाने में ऑटो रिक्शा या कोई दूसरा साधन नहीं हुआ करता था तो कहीं ना कहीं दूर जाने के लिए इसी तरह से जाना पड़ता था। ठेला गाड़ी में बैठे बैठे दोपहर शाम में तब्दील हो चली थी, पर अभी भी हम हमारे गांव के आसपास भी नहीं थे। बिरजू काका भी अब ठेला चलाते चलाते काफी थक चुके थे। ऊपर से इतनी तेज गर्मी, मुझे बिरजू काका पर दया आ गई, जिस वजह से मैंने उन्हें कुछ देर ठेला रोक कर आराम कर लेने के लिए कहा। लिहाजा उन्होंने ठेला गाड़ी को एक बड़े से पेड़ के पास रोका और आराम करने लगे। तब तक फिजा में अंधकार पसर चुका था। उन दिनों किसी भी तरह की बिजली की सुविधा भी नहीं हुआ करती थी। वो तो अच्छा हुआ कि बिरजू काका हमेशा अपने थैले में एक लालटेन रखते थे, लिहाजा उन्होंने लालटेन जलाकर ठेला गाड़ी के हैंडल पर बांध दिया और हम लोग वापस से अपने गांव की तरफ आगे बढ़ने लगे। पहले के मुकाबले गर्मी से अब हम लोगों को काफी राहत मिल रही थी, क्योंकि अब ना तो धूप हो रही थी और ना ही गर्म हवाएं चल रही थी, बल्कि मौसम अब काफी ठंडा हो चुका था। मगर अंधेरा पूरे फिजा में फैला हुआ था। दूर दूर तक हमारी लालटेन के अलावा रोशनी का और कोई जरिया नजर नहीं आ रहा था। अभी हम लोग गांव के उस कच्चे रास्ते पर आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी बिरजू काका ने कहा, बेटा तुम लोग पैर ऊपर करके बैठो, रात का समय है, ऊपर से अंधेरा भी काफी ज्यादा है। बिरजू काका की बात सुनकर मैंने और मेरे छोटे भाई श्याम ने, हम दोनों ने अपने पैरों को ठेले के ऊपर चढ़ा लिया। कहीं ना कहीं उस अंधकार भरे माहौल में मुझे काफी डर भी लग रहा था। पता नहीं कब क्या हो जाए। इस प्रकार के हजारों ख्याल एक ही बार में दिमाग में घूमे जा रहे थे, पर चूंकि हमारे साथ बिरजू काका थे तो कहीं ना कहीं हमारी हिम्मत बंधी हुई थी। मेरा छोटा भाई श्याम बैठे बैठे ही झपकियां ले रहा था, मगर मुझे जरा भी नींद नहीं आ रही थी। मैं चुपचाप ठेले पर बस बैठा रहा और इधर उधर देखे जा रहा था। अभी हम लोग आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी बिरजू काका ने हम दोनों से कहा, देखो अब हम लोग जिस रास्ते पर जाने वाले हैं वो रास्ता उतना सही नहीं है। अगर पीछे से कोई आवाज दे या फिर किसी भी तरह की कोई आवाज आए तो तुम लोग गलती से भी पीछे मत देखना, समझ गए? इस पर मैंने बिरजू काका से कहा, पर काका ऐसा क्यों, पीछे क्या है? इस पर काका ने कहा, आज आसमान पर चांद नहीं है, मतलब आज अमावस है। इतना कहकर बिरजू काका एकदम से चुप हो गए और तेजी से ठेला गाड़ी आगे बढ़ाने लगे। हालांकि उस समय मैं छोटा जरूर था, पर अमावस की रात क्या होती है ये मैं बहुत ही अच्छे से जानता था। तो बिरजू काका की बात सुनकर मैं और भी ज्यादा घबराने लगा, मगर अब किया भी क्या जा सकता है। खैर हम लोग आगे बढ़ते रहे। अभी हम लोग जंगल से घिरे उस कच्चे रास्ते पर कुछ आगे बढ़े ही थे कि तभी अचानक हमें पीछे की तरफ से कुछ अजीबोगरीब आवाजें आने लगी, जैसे कोई हमें बुला रहा हो। आवाज सुनकर अभी मेरा छोटा भाई श्याम पीछे पलटने जा ही रहा था कि तभी बिरजू काका सामने से बोल पड़े, पीछे मत मुड़ना, उस आवाज को नजरअंदाज करो।
बिरजू काका की बात सुनकर श्याम पीछे मुड़ते मुड़ते रुक गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये आवाजें हैं क्या और किसकी हैं और इस रास्ते पर आ कहां से रही है। पर मैं इतना जरूर समझ चुका था कि हो ना हो दाल में कुछ तो काला है, पर मुझे ये नहीं पता था कि यहां तो पूरी दाल ही काली है। हमारी ठेला गाड़ी उस रास्ते पर काफी आगे निकल आई थी, पर वो आवाजें थी जो हमारा पीछा छोड़ने को तैयार ही नहीं थी। मैंने अपने कानों को अपने हाथों से बंद कर लिया था। कुछ देर बाद जब मेरे भाई ने मुझे कान से हाथ हटाने का इशारा किया तो मैंने अपने हाथों को अपने कानों पर से हटाया। वो अजीब तरह की आवाजें अब बंद हो चुकी थी। तभी बिरजू काका बोले, अभी खतरा टला नहीं है, चुपचाप बैठे रहो, पीछे मत देखना। बिरजू काका की बात सुनकर मैं काफी घबरा गया कि भला अब क्या होने वाला है। बिरजू काका काफी तेजी से ठेला गाड़ी भगाए जा रहे थे। चलते चलते अब हमारी ठेला गाड़ी एक बांस से घिरे जंगल के रास्ते पर पहुंच चुकी थी। वो रास्ता उस पहले वाले रास्ते से भी ज्यादा सुनसान और डरावना लग रहा था। पता नहीं क्यों अंदर ही अंदर मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि यहाँ हमारे साथ कुछ तो गलत होने वाला है। मैं बस यही मना रहा था कि मैं जो सोच रहा हूँ वैसा ना हो और हम सही सलामत इस रास्ते से बाहर निकल जाएं। पर शायद हमारी किस्मत को ये मंजूर नहीं था। अभी हमारी ठेला गाड़ी चल ही रही थी कि तभी अचानक ठेले के हैंडल पर लटका लालटेन खुद ब खुद बुझ गया। मगर अजीब बात तो ये थी कि उस वक्त वहां हवा जरा भी नहीं चल रही थी। फिर अपने आप ही लालटेन बुझी कैसे, ये मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा था। जिस पर मैंने बिरजू काका से कहा, काका ठेला रोककर कहीं लालटेन जला लीजिए। तो इस पर बिरजू काका ने कहा, नहीं, यहां ठेला रोकना ठीक नहीं रहेगा। बिरजू काका की बात और उनके ये बोलने का तरीका साफ तौर पर बता रहा था कि हम अभी भी मुसीबत से नहीं निकले हैं। बांस जंगल से घिरे उस रास्ते पर ठेला गाड़ी तेजी से अभी चल ही रही थी कि तभी अचानक ठेला गाड़ी की रफ्तार खुद ब खुद कम होने लगी, जबकि बिरजू काका उसी तरह से पेंडल मारे जा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने पीछे से ठेला गाड़ी को पकड़कर रखा हो। और क्योंकि मैं और मेरा छोटा भाई हम दोनों आगे देख रहे थे तो हमें साफ तौर पर पता नहीं चल पा रहा था। धीरे धीरे ठेला गाड़ी पूरी तरह से रुक गई और तभी पीछे से एक आवाज आई, ऐसे बचकर नहीं जा सकते तुम लोग। आवाज सुनकर मैं अभी पीछे पलटने जा ही रहा था कि तभी बिरजू काका अचानक जोर जोर से गायत्री मंत्र पढ़ने लगे और उनके ऐसा करते ही हमारी ठेला गाड़ी आगे बढ़ने लगी। धीरे धीरे ठेला गाड़ी की रफ्तार बढ़ती चली गई और हम लोग सीधे अपने घर जाकर ही रुके। बाद में बिरजू काका ने बताया कि वो रास्ता बहुत सालों से ऐसा है। लोगों का कहना है कि उस रास्ते पर जिन्नों का वास है। उस दिन तो हमें अपनी मजबूरी के चलते उस रास्ते पर जाना पड़ा, मगर उस दिन के बाद से हम लोग कभी भी उस रास्ते पर नहीं गए। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।